चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आज हम सेट नंबर 32 देखने वाले हैं। इसमें आपको साइंस के 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपके 25 क्वेश्चन PYQ प्रश्न है। चलिए, प्रश्न से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, ये हौसला कहता है ए मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, व्हेल के हृदय में, यानी व्हेल जो मछली होता है उसके हृदय में कितने चेंबर होते हैं। ठीक है, यानी उसका हृदय कितने कक्षीय होता है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जब हम व्हेल मछली की बात करेंगे तो इसके जो हृदय होता है वो 4 चेंबर का होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि व्हेल मछली की बात करें, व्हेल मछली तो ये कहिएगा स्तनधारी होता है। स्तनधारी समुद्रीय जीव होता है। ठीक है, तो व्हेल स्तनधारी होता है। ठीक है, यदि हम चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन ए है एल्बुलेटिनिन, ऑप्शन बी है केसिन, ऑप्शन सी है मायोसिन और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो जो केसिन प्रोटीन होता है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दूध में पाया जाता है। तो केसिन प्रोटीन जो है ये दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम मायोसिन की बात करें, मायोसिन क्या होता है तो कहिएगा यह एक प्रकार का प्रोटीन है। जो मायोसिन है कहिएगा यह मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मांसपेशियों को संकुचन में सहायक करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोटीन है तो कहिएगा ये मांसपेशी में पाया जाता है। ठीक है, यदि आप अपने पैर हाथ को हिलाते हैं, ठीक है, तो संकुचन में जो सहायता करता है उसको मायोसिन प्रोटीन करता है। ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा तो कहिएगा ब्लड में पाया जाएगा, ब्लड में। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है, ब्लड का रंग क्या होगा तो कहिएगा लाल होगा। ठीक है, तो लाल किसके कारण तो कहिएगा हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण खून का रंग जो है वो लाल होता है। यदि हम बात करें एल्बुटेनिन के, तो एल्बुटेनिन क्या है तो कहिएगा ये रक्त में पाया जाता है जो रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसी एल्बुटेनिन के कारण ब्लड जमता है। ठीक है, और हिपेरिन के कारण ब्लड नस में नहीं जमता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, जो फैराडे का नियम है ये विद्युत अपघटन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा, क्रिया होगा, तो उस समय कौन सा गैस निकलेगा तो उस समय
ऑक्सीजन निकलता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और रात में क्या निकलता है, तो रात में कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि रात में प्लांट में यानी पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। ठीक है, चलिए यदि 5 नंबर के बात करें तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो केवल वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग, ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन डी है हैजा। तो जो प्लेग रोग होता है, प्लेग ये क्या है, तो कहेंगे ये वायु से फैलने वाला रोग है। यदि टाइफाइड की बात करें, ठीक है, तो टाइफाइड जो होता है ये आंत ज्वार भी कहा जाता है। टाइफाइड को क्या कहा जाएगा, तो कहिएगा इसे आंत ज्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो टाइफाइड को आंत ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। और साल्मोनेला जीवाणु के कारण कि टाइफाइड होता है, तो पूछ लेता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो कहिएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है। क्या होगा, तो प्यारे बच्चों कहिएगा टाइफाइड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो कहिएगा ये एक प्रकार का क्या है, तो जीवाणु है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, तो कहिएगा एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण क्या होगा, तो कहिएगा तपेदिक होगा। तपेदिक या इसी को कहा जाता है क्षय रोग। क्या कहिएगा, तो कहिएगा क्षय रोग कहिएगा। ठीक है, उसके बाद हैजा है, तो विब्रियो कोलेरा जो जीवाणु है उसके कारण हैजा होता है। ठीक है, दूषित भोजन और पानी पीने से। ठीक है, तो किस जीवाणु के कारण, तो कहिएगा विब्रियो कोलेरा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण क्या होगा, तो कहिएगा कि जो हैजा होगा और इसमें दूषित भोजन और दूषित पेय पदार्थ को पीने से आपको हैजा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो एटम बम होता है, एटम बम। ठीक है, तो एटम बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो कहिएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ये कंफ्यूज जाइएगा मत। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। अब नाभिकीय विखंडन क्या है, तो कहिएगा जब एक भारी नाभिक विभिन्न हल्के नाभिक में विभाजित हो जाए तो उसे नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, तो किंग कोबरा के नाम सुने होइएगा, किंग कोबरा। तो किंग कोबरा जो है एक प्रकार का सर्प होता है। ठीक है, इस सर्प के प्रजाति है, सांप के प्रजाति है। ये अन्य सांप होता है उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है ये सब। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नागराज को ही किंग कोबरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होगा। तो जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग में क्या होगा, तो कहिएगा दांत के मसूड़ा में सूजन होगा। दांत का मसूड़ा में क्या होगा, सूजन होगा। यानी सूजन के साथ साथ क्या आएगा, तो कहिएगा मसूड़ा से खून आने लगेगा। ठीक है, खून आने लगेगा तो कहेंगे क्या हुआ है, तो कहिएगा उस समय कि जो हमको स्कर्वी रोग हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होगा, तो कहिएगा ऑप्शन बी के, सॉरी ऑप्शन सी के कमी के कारण। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है
रासायनिक नाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ विटामिन के बात कर रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। उसी तरह विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी के तो बहुत प्रकार होते हैं। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, ठीक है, B5, B6, B7, B12, तो इसके अदर नाम है। लेकिन यदि विटामिन बी के केवल पूछे तो कहिएगा, क्या कहिएगा? तो राइबोफ्लेविन कहिएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविन, तो ये क्या है? तो कहिएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम है। यदि विटामिन सी के रासायनिक नाम पूछ ले तो विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों क्या होता है? तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो कहिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब कभी कभी पूछ लेगा एस्कॉर्बिक किस विटामिन की कमी से होगा? तो कहिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी, और विटामिन डी की बात करें हम, विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहिएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ऐसे भी याद रहेगा कैल्सीफेरॉल, तो याद रखिएगा। अब कैल्सी के मतलब कैल्शियम, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो वोल्ट जो है यहाँ पे को रहा है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट केकरा बराबर होगा? तो वोल्ट के यदि हम मात्रक देखें तो कहिएगा जूल बटे कूलम, जूल बटे कूलम कहिए कि नहीं? तो जूल बटे कूलम, तो 1 है ना, तो यहाँ लगा दीजिए 1 जूल बटे 1 कूलम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चलिए 10 नंबर प्रश्न है, पित्त यानी बाइल जूस कहाँ जमा होता है? यदि हम बाइल जूस के बात करें, बाइल के, ठीक है, तो पित्त रस, ठीक है, तो कहाँ स्टोरेज होगा? इसका संचयन कहाँ होगा यानी स्टोरेज कहाँ होगा? तो कहिएगा ये आपका गॉल ब्लाडर में इसका स्टोरेज होता है, यानी पित्ताशय में, पित्ताशय में स्टोरेज होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर, पित्ताशय। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो सिरका जो होता है, ठीक है, जिसे विनेगर भी कहा जाता है, तो सिरका में क्या पाया जाएगा? ऑप्शन ए है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी है ब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, और ऑप्शन डी है प्रोपियोनिक एसिड। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एसिटिक एसिड होता है ये आपके सिरका में पाया जाता है। अब फॉर्मिक एसिड की बात करें हम यदि, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मिक एसिड का बात करें, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो प्यारे बच्चों जो फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आपके चींटी के, यानी लाल चींटी के डंक में। तो लिखिएगा चींटी के डंक में, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाएगा? तो कहिएगा कि ये फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है जिसको मेथेनोइक एसिड कहा जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको फॉर्मिक एसिड ना देके मेथेनोइक एसिड का नाम दे दे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ ब्यूटेरिक एसिड है, तो ब्यूटेरिक एसिड कथी में क्या में पाया जाएगा? यानी ब्यूटेरिक एसिड, तो कहिएगा दही में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो दही में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है लेजर बीम का उपयोग किस में होता है, यानी किस चिकित्सीय पद्धति में हम लेजर बीम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैंसर चिकित्सक में, ऑप्शन बी है हृदय चिकित्सा में, ऑप्शन सी है आंख की चिकित्सा में और ऑप्शन डी है गुर्दे की चिकित्सा में। तो जो लेजर बीम होता है, ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः आपको आंख के चिकित्सक में किया जाता है। ठीक है, यानी आंख के विकार को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए यदि 13 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है। ठीक है, तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाएगा, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जिंक और ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है आयरन। तो जो रक्त में पाया जाता है वो आपको आयरन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए इसका एक तो आप रट लीजिए और नहीं तो आपको बनाने को सीखिए कैसे बनाया जाता है। तो रटिएगा तो यूरिया के बोरा पर तो देखे होइएगा कि ये जो यूरिया होता है उस पर 46% लिखा रहता है, यानी 46.something% लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो यूरिया का परसेंट, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट 46%, लेकिन यूरिया के यदि हम निकाले कि ये सच में कितना परसेंटेज होता है तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो यूरिया के रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा NH2CONH2। ठीक है, तो यूरिया के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यूरिया के रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा NH2CONH2। तो यूरिया का क्या हो गया, तो कहिएगा रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए, अब इसके परमाणु द्रव्यमान देख लीजिए। परमाणु ये द्रव्यमान या आणविक भार, तो यूरिया के आणविक भार कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा निकाल कैसे रहे हैं। यानी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो याद होना चाहिए 14 होता है। चलिए 14 प्लस यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन के होता है 1। हाइड्रोजन में कितने मोलिक्यूल हैं, 2, तो 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन के कितना होता है, तो कार्बन के एटॉमिक मास होता है आपका 12, तो 12 कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 कर दीजिए। उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, तो प्लस में नाइट्रोजन के कितना होगा, तो 14 होगा। और हाइड्रोजन के 1 होता है और 2 गो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा। अब इस सब को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो चलिए ऐड करते हैं। तो 2 और 6, 2 और 4 6 और 6 12, 2 14, 2 16 और 16 4 20 के 0 हाथ में 2 आया। अब यहाँ देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी 60 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो कुल द्रव्यमान है हमारा, कुल द्रव्यमान कितना आया, यानी यूरिया का कुल द्रव्यमान कितना आया आणविक भार, तो कहिएगा कुल द्रव्यमान या कुल आणविक भार हमारा 60 आया। ठीक है, उसके बाद पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पूछा है तो यहाँ लिख लीजिए नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन के आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार, ठीक है, या परमाणु भार, बात सब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ आणविक भार इसका कितना हो जाएगा, तो चलिए नाइट्रोजन के निकालते हैं। तो नाइट्रोजन देखिए 1 बार है और 1 बार 2 बार है, तो नाइट्रोजन के 14 प्लस 14 हो जाएगा। तो 14 14 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो कहिएगा 28। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन कितना है, तो कहिएगा 28 है, 28 ग्राम। कुल कितना है, तो कहिएगा 60 और गुने परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों इसे कटाइएगा ना तो आपका कितना आएगा, तो कहिएगा 48.67% के करीब आएगा।
ठीक है, तो 48% आया कि नहीं, तो ऐसे निकाला जाता है। इसी तरह आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो यूरिया में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा, तो चलिए देखते हैं, उसको भी थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि एक बार में क्लियर हो जाएगा तो बेहतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब इसे हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है, अब देखिए इसे छोटा कर दे रहे हैं इसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ऑक्सीजन पूछ लेना कीजिए, नाइट्रोजन में सॉरी यूरिया में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो क्या कीजिएगा, अब देखिए, तो यूरिया का, यदि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का आणविक भार कितना हुआ, तो एक बार तो निकलिए गया कि यूरिया का आणविक भार जो है ये आपका कितना है, तो कहिएगा 60 है, तो याद रखिए 60। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के देख लीजिए, तो ऑक्सीजन के कितना होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन के देखते हैं निकाल कर, तो ऑक्सीजन के जब निकालिएगा तो कितना होगा, तो ऑक्सीजन कितना है, एक बार है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 16 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको निकालना है कि यूरिया में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो इसके लिए क्या कीजिए, 16/60 गुने 100 कर लीजिए और इसको कटा लीजिए, जितना परसेंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह ध्यान से देखिएगा, यदि हम कार्बन के पूछ ले, कार्बन के, ठीक है, तो कार्बन के निकाल लीजिएगा कि ये यूरिया में कार्बन का कितना परसेंट होता है, तो देखिए कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन का कितना बार है, तो कहिएगा एक बार कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 12, तो 12/60, 12/60 है, गुने 100 कर लीजिएगा, तो कटा लीजिएगा, तो 12×5 = 60 हो जाएगा ही, और उधर 100 है तो 20% आ जाएगा, तो यानी यूरिया में कार्बन कितना परसेंट, तो कहिएगा 20%, तो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, तो देखिए जनरली जो चुंबकीय सुई होता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक जो सुई होता है, ये आपको उत्तर दक्षिण की तरह संकेत करता है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन, पूरब की तरह, पश्चिम की तरह, उत्तर की तरह और आकाश की तरह, तो उत्तर जो होता है नॉर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर की तरह संकेत करेगा, यानी दिशा है उत्तर दिशा। ठीक है, तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को जनरली शो करता है, या ऑप्शन देखिएगा उत्तर दक्षिण दिया रहेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण की तरह संकेत करता है, तो जनरली सबको मालूम होता है। ठीक है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके रेलवे के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है ये आपको प्लीहा को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्लीहा होता है, प्लीहा, तो प्लीहा को रक्त का कब्रस्तान भी कहा जाता है, रक्त का कब्रीय स्थान या कब्रस्तान कहिए। ठीक है, रक्त का कब्रस्तान, यानी रक्त का मृत्यु कहाँ होगा, मृत्यु की बात करें तो कहिएगा मृत्यु कहाँ होगा, तो कहिएगा प्लीहा में होगा। ठीक है, अब एक जब क्वेश्चन आया तो रक्त से भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त कहाँ बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो रक्त है ये कहाँ बनेगा, तो कहिएगा बोन मैरो। ठीक है, यानी अस्थि मज्जा में। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, यानी आरबीसी का। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण देखिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होगा, ठीक है, तो कहिएगा प्लीहा में। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहेंगे, तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक, चलिए
17 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो आवर्त होते हैं, तो आवर्त तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा तो उसे हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त की संख्या होती है 7। तो आवर्त की संख्या कितना होता है? तो कहिएगा आवर्त की संख्या हो गया 7, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्ग पूछता है, वर्ग की संख्या, ठीक है। वर्ग यानी ग्रुप, तो ग्रुप दे या समूह कहे, समूह की संख्या आवर्त सारणी में, तो कहिएगा 18 होता है। ये टॉप से बॉटम की तरह आइएगा, टॉप से बॉटम की तरह, तो ये आपका आवर्त यदि वर्ग होता है यानी समूह होता है। और लेफ्ट से राइट की तरह जाइएगा तो आवर्त होता है। तो आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितना? 18। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन यानी जो टीवी होता है, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीविजन है उसका आविष्कार किए थे, तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे? तो कहिएगा जे.एल. बेयर्ड किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भोजन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन करता है कि एमिनो एसिड एंजाइम करता है कि क्या करता है? तो एंजाइम करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी भोजन पाचक में एंजाइम सहायक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ठीक है। तो देखिए यदि हम NaOH की बात करें, ठीक है, तो इसका रासायनिक जो नाम होता है, तो रासायनिक सूत्र हो गया NaOH, रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक और नाम से जाना जाता है NaOH के, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के भी नाम से जाना जाता है इसे, किसे? तो कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, जो फ्रीज होता है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? जो थर्मोस्टेट होता है उसका काम क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर को, यानी जब फ्रिज को आप ऑन कीजिएगा और कुछ समय के बाद बंद कर दीजिएगा, तो उसमें रखा वस्तु यानी रखा पदार्थ बहुत समय तक ठंडा रहता है। तो इसका कारण क्या है? तो कहेंगे थर्मोस्टेट कारण है, ठीक है। क्यों कारण है? तो उस थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है जो तापमान को बनाए रखता है, यानी नियत बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कुछ समय तक जो थर्मोस्टेट का काम है, इस फ्रिज का टेम्परेचर -5 डिग्री तक बनाए रखेगा, ठीक है, जिससे फ्रिज में रखे वस्तु जल्दी खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्य ताप को बनाए रखने का काम क्या होता है? तो कहेंगे थर्मोस्टेट का कार्य होता है, जिसका प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर में करेंगे यानी फ्रिज में, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है? यदि संख्या पूछ ले ना, देखिए पसलियों की संख्या पूछ ले तो कहिएगा 24 होता है। 24 जो क्या है? तो कहिएगा संख्या है, ठीक है। 24 संख्या है। यदि जोड़ी पूछ ले, जोड़ी, तो कहिएगा 12 जोड़ी, ठीक है। तो 12 जोड़ी में, ठीक है, 12, ठीक है, क्योंकि तब जोड़ी में जाएगा 12। तो सीने में जो होता है पसली, इसमें एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड देखिएगा तो 12 12 होता है। तो कहेंगे जोड़ी में 12 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है कि जो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो इन पीले जो लैंप होते हैं इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा रोड लाइट में
पीला रंग का एक लगाया जाता है, ठीक है। एक तो रेडियम होता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। और एक ई वाला होता है लैंप में जो लगा रहता है, जो पीले रंग का चमकता है, तो उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, माने अधिक मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और एक देखिएगा कि रोड की क्रॉसिंग पर लगा रहता है लाल हरा पीला जो चमकता है, वो आपका रेडियम का रहता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो जो अब झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है पैरोमीटर, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है पॉलीग्राफ और ऑप्शन डी है फोनोग्राफ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पॉलीग्राफ है, तो पॉलीग्राफ के माध्यम से यानी पॉलीग्राफ टेस्टिंग के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ का पता लगाने वाला मशीन यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। यदि हम पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर का काम क्या है? तो कहिएगा ये उच्च तापमापी यंत्र होता है, ठीक है। उच्च तापमान मापी यंत्र होता है। तो इसका काम क्या है? तो कहेंगे उच्च तापमान को मापता है। तो कहिएगा 700 डिग्री सेल्सियस से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है। यदि सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ क्या है? तो कहिएगा ये भूकंप हलचल नापता है, यानी भूकंपीय तीव्रता मापता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता, ठीक। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला रिक्टर कहा जाता है, रिक्टर स्केल, ठीक। और सिस्मोग्राफ में क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ में भूकंप संबंधित घटनाएं, ठीक है, का अध्ययन सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो जनरली जो अजगर होता है, ठीक है, जहरीला नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन के ये टेस्ट था, 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न से